नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, कहा योग आयोजन को पर्व के रूप में मनाने की तैयारी। धर्मनगरी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन। डीएससी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सैनी का जताया आभार। आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने के लिए जताया आभार। सीएम को 11 जून को सिरसा में संत कबीर जयंती के लिए दिया निमंत्रण। चंडीगढ़ हिसार के बीच नई फ्लाइट का संचालन कल सोमवार से शुरू। हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट कल भरेगी पहली उड़ान। चंडीगढ़ से देश के 18 राज्यों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। आज रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के समय देश के बारे में सोचा तक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और आम आदमी के बारे में सोचते हैं और वे नॉन स्टॉप इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि धर्मनगरी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जबकि प्रदेश भर के 10 लाख से ज्यादा लोग अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से इस आयोजन से जुड़ेंगे तो नया रिकॉर्ड भी कायम करेंगे। आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से यह आयोजन होगा, जिसमें पूरी दुनिया में लोग योग का परचम लहरा चुके योग गुरु बाबा रामदेव की योग क्रियाएं कराएंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश स्तरीय आयोजन के लिए हर व्यक्ति, संस्था, विभाग में विषय उत्साह बना हुआ है। इस आयोजन को पर्व के रूप में मनाए जाने की तैयारी है। 21 जून को पहले योग होगा और फिर जलपान होगा। योग दिवस पर योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा थीम होगा। देखिए, 21 जून को एक पर्व के रूप में हम योग दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जन जन का, हर व्यक्ति का, उसको जीने की एक दिशा देने वाला ये योग फैलाने का काम किया है। और हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्र योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमें उनके दिशा निर्देश में हमें योग करने का अवसर मिलेगा। हम परम सौभाग्यशाली हैं। एक बड़ी रचना कुरुक्षेत्र में, हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों ने रखी है कि लाखों की संख्या में लोग उस दिन यहाँ योग करेंगे। हर घर से मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर बाहर भी कहीं जाना पड़ रहा है तो योग के समय यहाँ जरूर रहें, बाद में बाहर जाएं। पहले योग फिर जलपान, पहले योग कर रहे हैं। और योग करके, क्योंकि हम सब यहाँ पर आएंगे और उसको लेकर के हमने कई अभियान भी चला रखे हैं। स्वच्छता का अभियान इसके अंदर जुड़ा है, लगातार चल रहा है। और 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को हमने इसका शुभारंभ किया था। इसमें अलग अलग हमारे विभाग, अलग अलग हमारे संस्थाएं, वो इस योग के अंदर लगी हुई हैं, ताकि इसको एक पर्व के रूप में हम सब मिल कर के मना सकें। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 21 जून को ये 11वां योगा दिवस है। 10 योग हमने पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस देश की असली ताकत हमारे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के लोग हैं। यही लोग अपने पसीने और मेहनत से भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप बनाने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में इन मेहनतकश वर्गों को जो सम्मान और अधिकार दिए हैं, वे कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता दी और आम जनता, समाज और देश की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए आम जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी की और जब जनता ने उन्हें शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर प्रदेश भर से आए डीएससी समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये कथन कहे। इस अवसर पर डीएससी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया और डीएससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को 11 जून को सिरसा में मनाए जाने वाली संत कबीर जयंती के लिए भी निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने समाज के लोगों को योद्धा बताते हुए कहा कि समाज ने जो सम्मान की पगड़ी मेरे सिर पर रखी है, यह सम्मान समाज का है और मैं इस सम्मान को
और इस सम्मान को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक आग्रह करता हूं। 11 तारीख को संत कबीर जी की जयंती है, उनका प्रकाश पर्व है। भाई डट के आना उसमें। मुझे खुशी है कि आज हमारा डीएससी समाज आने वाले समय के अंदर, मैं देख रहा था अभी लगभग 3-3.5 वैकेंसी निकाली। उस वैकेंसी में 605 वैकेंसी डीएससी समाज को और 604 वैकेंसी अदर एससी को। भाइयों, सबका हक मिलना चाहिए और ये हक देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और आगे भी इस सम्मान को कम नहीं किया रखा जाएगा। इस सम्मान को और ऊंचा बढ़ाने का काम किया जाएगा। हमारे सभी भाई जिस प्रकार से आप लोगों ने एकजुट होकर के काम किया और उसके परिणाम आए और उस परिणाम के ऊपर मोहर लगी है। आने वाली पीढ़ी हमारी सशक्त और मजबूत होंगी। हमने लंबे समय तक संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद उसका फल मिल गया, फल लगा उसका। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने ना तो जनता के कल्याण के लिए कोई सार्थक कार्य किया है और ना ही उनके पास काम करने की इच्छा शक्ति है। पंजाब में भी अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा है और पंजाब में होने वाले उपचुनाव में लोग सही दिशा में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लोगों की सुविधाओं की जगह अपनी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित रहा। सीएम ने लुधियाना उपचुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाबी गति से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रही, जिससे वहाँ की जनता इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह रही है। देखिए, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया। और लोग समझते हैं, आज अगर हम हरियाणा में देखें, आदरणीय मोदी लगातार हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से सरकार काम कर रही है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी हैं वो तो एक भी योजना यहाँ लागू नहीं है। हम हैरान हैं इस बात से।
चंडीगढ़ हिसार के बीच नई फ्लाइट का संचालन कल सोमवार से किया जाएगा, जिसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ATR 72 सीटर को सप्ताह में 2 दिन के लिए स्लॉट जारी किया है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ से अब हिसार के लिए कनेक्टिविटी के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट देश के 18 राज्यों से जुड़ गया है। एयरलाइंस अयोध्या व नांदेड़ साहिब के लिए भी जल्दी फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इन दोनों धार्मिक स्थलों के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। वहीं चंडीगढ़ हिसार के बीच एयरलाइंस एयर ATR 72 सीटर का संचालन कर रहा है। यह फ्लाइट चंडीगढ़ हिसार के बीच सप्ताह में सिर्फ 2 बार संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह फ्लाइट सोमवार और शुक्रवार को चंडीगढ़ हिसार के बीच उड़ान भरेगी, जिसको लेकर एयरलाइंस ने बुकिंग शुरू कर दी है। हिसार से चंडीगढ़ की उड़ान अवधि लगभग 1 घंटा और चंडीगढ़ से हिसार की उड़ान 1 घंटा 10 मिनट की होगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स रोजाना उड़ान भर रही हैं और इसी कड़ी में अब सोमवार से हिसार एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ने वाला है। ऐसे में चंडीगढ़ से देश के करीब 18 राज्यों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा 2024 में निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। ये याचिका एक नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह की ओर से दाखिल की गई है, जिसने दावा किया है कि उसे केवल उम्र की 33 दिन की कमी के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया, जबकि वह अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करता है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 में 10वीं और वर्ष 2025 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिससे वह CET परीक्षा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करता है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जारी CET पॉलिसी और 26 मई 2025 की विज्ञप्ति के तहत यह शर्त रखी गई कि जिस आवेदक की उम्र निर्धारित न्यूनतम सीमा 18 वर्ष से कम है, वह आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। लेकिन चूंकि CET केवल एक पात्रता परीक्षा है और चयन की प्रक्रिया जुलाई 2025 के बाद ही संभावित है, इसलिए याचिकाकर्ता को आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वह नियुक्ति से पहले 18 वर्ष का हो जाएगा। वहीं याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा राज्य सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को 9 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन राज्य कार्यकारिणी की बैठक सुखपुरा चौक कर्मचारी भवन रोहतक में हुई, जिसमें ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कल 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी को ठोस योजना बनाई गई है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने फैसला किया है कल 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। संगठनों के अधिकारियों ने बताया कि पिछली सरकार में परिवहन मंत्री से अनेक बार हुई बातचीत में मानी गई मांगों को लागू नहीं करने पर रोडवेज कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यूनियन नेताओं ने बताया कि 22 मई 2025 को महानिदेशक के साथ हुई बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी थी, पर उन मांगों को अब तक लागू नहीं किया गया है। मांगों को लागू नहीं करने पर रोडवेज कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। विरोध में उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों की सभी मानी हुई मांगों को लागू करने के लिए और मांगों को लेकर 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है। रोडवेज कर्मचारी इसमें भाग लेकर बसों का चक्का जाम करेंगे। हरियाणा में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में अधिक संख्या में लोग संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 102 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से अधिकांश मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। अब तक 169 संक्रमितों से 67 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 10, फरीदाबाद में 3, पंचकुला में 2 और हिसार, झज्जर और भिवानी में एक व्यक्ति संक्रमित मिला है। इस दौरान कुल 471 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। प्रदेश में फिलहाल 102 सक्रिय मरीज हैं। इनमें गुरुग्राम में 36, फरीदाबाद में 29, करनाल में 10, झज्जर में 8, पंचकुला में 6, पानीपत, अंबाला और हिसार में 3-3 और यमुनानगर, सोनीपत, रेवाड़ी और भिवानी में एक सक्रिय मरीज शामिल हैं। राहत की बात यह है कि अधिकतर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। अस्पताल में सिर्फ 2 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 12 जिलों में कुल 169 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में बांस के गोदाम में आग लग गई। इस आगजनी में लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटों पर आग पे काबू पाया गया। और जानकारी के मुताबिक जिले की बट्टू मंडी में अज्ञात कारणों के चलते बांस के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि धुआं दूर दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस आगजनी में 50 लाख से अधिक रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि गोदाम से पंजाब, राजस्थान तक झाड़ू सप्लाई की जाती है। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। और वहीं गोदाम के मालिक ने कहा कि आग लगने के कारण 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।
हरियाणा में फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी के प्रभाव से उमस बढ़ गई है। शनिवार को भी सूबे के 9 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं सिरसा सबसे अधिक गर्म रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। कल 9 जून से एक बार फिर से लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हरियाणा के 11 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, पलवल, रेवाड़ी और मेवात में लू का असर देखा जा सकता है। हरियाणा वासियों के फिर से घर में झेलनी पड़ेगी और बदलते मौसम ने फिर लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। और वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 से 6 दिनों तक मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री की सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 9 से 11 जून के दौरान हरियाणा के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।